हाय फ्रेंड्स, चलो अभी कस्टम का एक छोटा सा अमेंडमेंट है, उतना अपने को कवर करना है। ये अमेंडमेंट CS एग्जीक्यूटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी कोर्सेज के लिए रिलेवेंट है। चलो नाउ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट अ कंसेशनल रेट्स, इसके जो रूल्स थे इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट अ कंसेशनल रेट। एग्जाम बट इफ यू आस्क मी, इसके ऊपर काफ़ी कम क्वेश्चंस आए हैं, करेक्ट ना, ऑन दिस रूल्स। तो ये अमेंडमेंट तो अपने को पढ़ना है, बट इसको एक बार पढ़ के आप छोड़ सकते हैं। इतना मतलब अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, बट इफ़ यू लुक एट आवर पास्ट पेपर्स, इस पर इतना वेटेज नहीं है। ठीक है, सो जस्ट एक बार पढ़ के आप इसको छोड़ सकते हैं, जस्ट पढ़ के रखना है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। चलो, CBSE वाइड नोटिफिकेशन दिया एज अमेंडेड द कस्टम रूल्स 2017, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट अ कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। चलो देखो अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है ना, रूल 3। अभी रूल 3 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब टोटल जो रूल्स है उसमें लगभग 3-4 रूल्स में अलग अलग अमेंडमेंट हुए हैं ना। रूल 3 में उन्होंने न्यू डेफिनेशंस ऐड किए। पहला डेफिनेशन कैपिटल गुड्स का है, जो GST में अपन ने सिमिलर पढ़ा है। इट मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द इंपोर्टर। मतलब कैपिटल गुड्स को क्लेरिफाई किया कि जो इंपोर्टर कर रहा है, जो कंसेशन रेट पे इंडिया में लेके आना चाहता है, तो उसी को कैपिटल गुड्स माना जाएगा जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करने वाले हो। जॉब वर्क का मतलब वही है, एनी ट्रीटमेंट, प्रोसेस, मैन्युफैक्चर, सिमिलर अपन ने GST में पढ़ा है। कंसिस्टेंस विद द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशूड बाय पर्सन on the goods belonging to the importer except gold jewelry article thereof and precious stones, and the job work shall be constructed accordingly। मतलब क्या है, मतलब जो बंदा ट्रीटमेंट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, करेक्ट ना, with the exemption notification undertaken by person on the goods belonging to the importer, करेक्ट ना। तो जॉब वर्कर में उन्होंने क्या बोला है कि जो गुड्स प्रोसेस करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, जिसको ट्रीटमेंट करता है, करेक्ट ना। देखो, अंडरटेकन बाय पर्सन ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू इंपोर्टर, तो इंपोर्टर ने जो गुड्स इंपोर्ट किए उसके अपन जो अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं जॉब वर्कर। अभी टेक्निकल लेवल पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बट एट अ स्टूडेंट लेवल आप उसको एज अ जॉब वर्कर ही मानना है। क्या मानना है? जॉब वर्कर मतलब जो अपने गुड्स पे प्रोसेस करता है, बस उसमें ये कवर्ड नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी आर्टिकल जो है वो कवर्ड नहीं है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? वही है, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस। अपन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट करते हैं, तो वही दिया है। इट मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स बाय इंपोर्टर इन एनी मैनर दैट रिजल्ट्स इन इमर्जेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट हैविंग डिस्टिंक्ट नेचर, character use, and the term manufacture shall be constructed accordingly। आउटपुट सर्विस का मतलब क्या है? मीन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस, यूटिलाइजिंग इंपोर्टेड गुड्स, करेक्ट। मतलब इंपोर्टेड गुड्स यूज करके जो मैंने सर्विस दिया है, एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस, इसको बोलते हैं आउटपुट सर्विस। तो ये 3 डेफिनेशन ऐड हुए हैं। ये कैपिटल गुड्स का ऐड हुआ है, जॉब वर्कर का ऐड हुआ है रूल 3 में, एंड मैन्युफैक्चर एंड आउटपुट सर्विस को क्या हुआ है, उन्होंने चेंज किया है। नाउ रूल 4 and 6 अमेंडेड, सब्स्टिट्यूटेड, पुराने रूल 4 and 6 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अभी देखो, अभी ये थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है कि नया रूल क्या बोलता है कि इंपोर्टर को प्रायर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। द इंपोर्टर शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम, और एज द केस में भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द प्रीमाइसेस where imported goods shall be put to use for manufacturing of goods, for rendering output service except after sale service about the following particulars। तो ये जो अपन ने कंसेशनल गुड्स इंपोर्ट किए कंसेशनल रेट पे, करेक्ट ना, वो आप जहाँ पे यूज़ करने वाले हो उस एरिया का जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर है, जो इंचार्ज है, जो डेप्यूटी कमिश्नर हो सकता है या असिस्टेंट कमिश्नर, आपको उसको इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है? इंपोर्टर कौन है और उसका जॉब वर्कर कौन है, द गुड्स प्रोड्यूस, एंड कौन से गुड्स उससे बनने वाले, मतलब जॉब वर्कर जो प्रोसेस करने वाला है या जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, प्रोसेसिंग, उस पर कौन से गुड्स बनने वाले, ये दोनों इन्फॉर्मेशन उनको देना है। द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स,
एंड द नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस। तो आपके इनपुट्स क्या है एंड आउटपुट्स क्या है इसके बारे में डिटेल जानकारी उनको प्रोवाइड करना है। दिस इज जस्ट टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी बस। तो ये मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज काफ़ी कम है एंड एनीवे कस्टम को ऑलरेडी वेटेज बहुत कम है, सो इसलिए मैं इसके ज़्यादा डीप में आपको नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एक बार पढ़ के छोड़ देना। देन नेक्स्ट रूल 6, इंपोर्टर टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ गुड्स and maintain records. Rule 6, the importer shall provide information of the receipt of imported goods in the premises where the imported goods अभी देखो where the imported goods shall be used for manufacturing of goods or job work for or rendering output service within 2 days excluding holiday of such receipt। हाँ मतलब गुड्स आने के बाद, करेक्ट ना, इंपोर्टर ने गुड्स इंडिया में लाए एट अ कंसेशन रेट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो आने के बाद अदर देन हॉलीडे अगले 2 दिन में ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। क्या क्या इन्फॉर्म करना है एंड मतलब गुड्स लाए वो इन्फॉर्म करना है, ठीक है। द इंपोर्टर शैल मेंटेन अकाउंट इन सच मैनर टू क्लेरिफाई इंडिकेट द क्वांटिटी। क्या उसको अकाउंट मेंटेन करना है इन सच मैनर टू क्लियरली इंडिकेट द क्वांटिटी। तो अकाउंटिंग मेंटेन करो, अकाउंट्स मेंटेन करो जिससे कितना क्वांटिटी इंपोर्ट किया पता चलेगा। क्या क्या, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये कंबाइन होना चाहिए। गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क, गुड रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क, गुड्स री एक्सपोर्टेड, गुड्स रिमेनिंग इन स्टॉक, तो गुड्स का पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। एंड शैल प्रोड्यूस द सेड अकाउंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम और एज द केस में भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर प्रीमाइसेस। तो आपका जहाँ पे फैक्ट्री है उस एरिया का जो ज्यूरिडिक्शन इंचार्ज है, कमिश्नर है, उसको या डेप्यूटी कमिश्नर उसको इन्फॉर्म करना है। द इंपोर्टर शैल सबमिट क्वार्टरली रिटर्न इन द फॉर्म अपेंडेड टू दिस रूल टू डेप्यूटी कमिश्नर और एज द केस में भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द कस्टम हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर प्रीमाइसेस वेयर द इंपोर्टेड गुड्स शैल बी पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग आउटपुट सर्विस बाय द 10th डे ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। यस, मतलब आपके गुड्स आने के बाद, वो क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले 10 दिन में आपको रिटर्न फाइल करना है, करेक्ट ना। नया 6 रूल ऐड हुआ है 6A, देखो क्या है, द प्रोसीजर फॉर अलाउिंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। मतलब जो मैंने गुड्स कंसेशन रेट पे इंपोर्ट किए है उसको अगर जॉब वर्क पे देना है, द इंपोर्टर शैल सेंड इंपोर्टेड गुड्स एक्सेप्ट ज्वेलरी आर्टिकल, हाँ ये नहीं भेज सकते आप, एंड अदर प्रेशियस मेटल फॉर जॉब वर्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर गिविंग इंटीमेशन टू इन डुप्लीकेट टू जुडिशियल कस्टम ऑफिसर्स। हाँ मतलब अदर देन ज्वेलरी, गोल्ड आर्टिकल, ये छोड़ के बाकी सबका आप इंटीमेशन दे सकते हैं। द इंपोर्टर ऑल्सो स्पेसिफाई जॉब वर्क का नाम जिसको मैंने प्रोसेस के लिए दिया है और किस प्रकार का काम करेगा, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब वर्क, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स वो भी बताना है। द जुडिशियल कस्टम ऑफिसर शैल फॉरवर्ड कॉपी ऑफ इंटीमेशन along with the particular specified above to the custom concern officer in whose jurisdiction the premises of job worker is situated। तो मैंने गुड जहाँ पे भेजे जॉब वर्कर के, उस प्रीमाइसेस का जो जुरिडिक्शनल इंचार्ज है उसको वो रिकॉर्ड जाएगा। द इंपोर्टर शैल सेंड गुड्स टू द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर इंक्लूजिंग अ चलन स्पेसिफाइंग द डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच गुड्स कैन बी सेंड फॉर जॉब वर्कर शैल बी 6 months फ्रॉम द रेट ऑफ इश्यू ऑफ चलन। तो ये जो गुड्स है 6 महीने में प्रोसेस होकर वापस आने चाहिए। इन केस द इंपोर्टर इज अनेबल टू एस्टेब्लिश दैट द गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क हैव बीन यूज्ड एज पर द पर्टिकुलर जॉब वर्क, द जुडिशियल कस्टम ऑफिसर शैल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द इंपोर्टर। हाँ मतलब अपन ने जिस पर्पस के लिए भेजा था वो उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अगर अपन वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि उसी पर्पस के लिए वापस यूज हुआ है तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नाउ जॉब वर्कर को क्या करना है, जॉब वर्कर वही बोला है, maintain the accounts of receipt of goods, manufacturing process carried on, waste generated if any during the process, produce the accounts of account details before the jurisdictional commissioner as and required. After completion of job work, send the processed goods to the importer or to other job worker as directed by importer for carrying out the remaining process, if any under the cover of चलन। सिंपल है, तो जॉब वर्कर को भी सभी रिकॉर्ड मेंटेन करना है एंड टाइमली गुड्स वापस करना है ना। अभी ये इंपॉर्टेंट है,
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रूल 7.3. The importer with the permission of jurisdictional deputy commissioner of custom, or as the case may be assistant commissioner of custom, having jurisdiction over the premises where imported goods shall be put to use for manufacturing of goods or for rendering output service, may clear the capital goods after having been used for the specified purpose. मतलब अपन ने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया एट ए कंसेशनल रेट. नाउ आई वांट टू, मैंने 2 साल यूज़ किया ना, आई वांट टू रिप्लेस इट, तो उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ. तो जैसे अपन ने जीएसटी में पढ़ा था ना, वैसे ये इवन अपन ने बैगेज में पढ़ा है ना, उस तरह का कुछ कैलकुलेशंस है. बैगेज में याद है पर्सनल पर्पस के लिए अपन वो पर ईयर फर्स्ट ईयर 4% रिवर्सल करते, वैसा है. ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स बट फॉर द एग्जम्पशन अवेल्ड एंड दैट ऑलरेडी पेड इफ एनी एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट फिक्स बाय द नोटिफिकेशन. अभी ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ दी है ये यहाँ पे दिया है. क्या बोला देखो, ऑन अ पेमेंट ऑफ ड्यूटी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, मतलब अगर मैंने जो कैपिटल गुड्स कंसेशन रेट पे इंपोर्ट किया है उसको अगर मेरे को क्लियर करना है तो मेरे को ड्यूटी देना पड़ेगा. कितना? ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स, जितना ड्यूटी लेविएबल है वो, बट फॉर द एग्जम्पशन अवेल्ड एंड दैट ऑलरेडी पेड इफ एनी एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन. हाँ, मतलब आपने जो पे किया है, अभी मैं जो रिमूव कर रहा हूँ तो उस पर कितना ड्यूटी आएगा और मैंने कितना पे किया है उसका जो डिफरेंस है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट फिक्स बाय द नोटिफिकेशन. अभी रेट कौन सा फिक्स किया है बताता हूँ. डेप्रिसिएटेड अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन द स्पेसिफाइड वैल्यू. यस, तो देखो अभी क्या है, ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी लेविएबल. अभी ड्यूटी लेविएबल कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला से, करेक्ट ना. एंड अपन ने ऑलरेडी कितना पे किया था इंपोर्ट करते समय, अभी कितना पे कर रहा है, तो अभी कितना पे करना है देखो दिया है कि अगर आपने 1 साल यूज़ किया तो जितना आपने ड्यूटी दिया था उसमें से फर्स्ट ईयर ईच क्वार्टर 4% माइनस होगा, सेकेंड ईयर ईच क्वार्टर 3%, थर्ड ईयर 3%, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 2.5% एंड देयर आफ्टर 2%. तो इतना माइनस होगा एंड बचा हुआ अमाउंट वो आएगा. फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एनी पार्ट ऑफ क्वार्टर, फुल क्वार्टर शैल बी टेकन. ये अपन ने किया था कि एक क्वार्टर में एक दिन भी यूज किया तो पूरा क्वार्टर काउंट होगा. देयर शैल बी नो अपर लिमिट. ये छोड़ दो, ये छोड़ दो. नया रूल ऐड किया, रूल 8. Rule 8.2. Notwithstanding anything specified in these rules in relation to removal and processing of imported goods for job work, the importer shall be responsible for ensuring that said goods are used accordance with the purpose provided in the exemption notification. मतलब आपको जो उन्होंने अलाउ किया है टू इम्पोर्ट द गुड्स एट अ कंसेशनल रेट, उसके बाद जॉब वर्क को भेजने के लिए भी नोटिफिकेशन है कि किस पर्पस के लिए भेज सकते हैं, वो दोनों आपको पर्पस फुलफिल करना है. इन इवेंट ऑफ फेल्यूर टू डू सो, the jurisdictional deputy commissioner of custom, or as the case may be assistant commissioner of custom, having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacturing of goods or rendering output service, shall take action under these rules without prejudice to any other action which may be taken under this act, rules regulations made under any other law. मतलब क्या है, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया, मतलब नोटिफिकेशन जो है कि जॉब वर्क के लिए कौन से प्रोसेस के लिए यूज करना है, करेक्ट ना. देखो रिमूवल एंड प्रोसेसिंग है ना, रिमूवल का कैसे होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगा, उसके रूल्स है. अगर आप उसको फॉलो नहीं किया तो एक्शन लिया जाएगा, करेक्ट ना. बस इतना ही दिया कि आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है. देन पेनल्टी, द इंपोर्टर और जॉब वर्कर हु कॉन्ट्रास्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स और अबेट सच कॉन्ट्रवेशन shall be liable to pay penalty to the extent of amount specified under clause 2 of 158. हाँ, तो सेक्शन 158 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 में जो पेनल्टी है उतना आपको देना पड़ेगा. दैट्स इट दोस्तों. तो एक छोटा सा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट ए कंसेशनल रेट, इसमें रूल्स में थोड़ा अमेंडमेंट्स हुए, बस इसको एक बार पढ़ लो. मतलब आई डोंट थिंक पर्सनली कि इस पर कुछ ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है. जैसे उसको एक बार अच्छे से पढ़ के रखना, एग्जाम में 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो आएगा. थैंक यू सो मच.
यानी यहाँ पे अपने अमेंडमेंट्स पूरे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।